ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बजट तो आ गया है, लेकिन बजट आने के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक जारी हैं। कभी बजट आता है तो सुनने में ये मिलता है जी गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, अब हर खासो आम गाड़ियाँ खरीद सकेगा। कभी बजट आता है तो पता चलता है जी गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई। और फिर सबसे ज़्यादा जो मुश्किल सिचुएशन तब पैदा होती है मेरे जैसे लोगों के लिए, जो कि सारा साल प्रोग्राम करते हैं जी स्मोक आ गया है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करनी है, हमने अपने माहौल को बचाना है, हमने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को अपनाना है। और फिर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी दी है कि जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स हैं वो सरकारी इदारे भी ख़रीदेंगे और आम लोगों में भी उनको प्रमोट किया जाएगा ताकि हम कम से कम ईंधन इस्तेमाल करें। और ये जो हम बदतरीन मुतासरा ममालिक में शामिल हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उससे हम खुद को महफूज कर सकें। लेकिन दूसरी जानिब हमें पता चलता है जी ये जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियां हैं इन पे पहले जो 1% टैक्स था उसे गवर्नमेंट उठाकर 18% पर ले जाने की तैयारियां कर रही है। इस वक्त गाड़ी खरीदना, एक छोटी गाड़ी खरीदना हमारे मिडिल क्लास के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और आने वाले वक्त में कितने टैक्सेस लग जाएंगे या फिर कुछ आसानी होने वाली है कार इंडस्ट्री के लिए, ये बजट क्या क्या खबरें लाया है, बात करेंगे जी। हाफिज सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के। हाफिज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हाफिज सज्जाद साहब, सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि ये बजट कार इंडस्ट्री के लिए, ऑटो इंडस्ट्री के लिए, आप जैसे लोगों के लिए कितना खुशाइंद रहा है या परेशान कुन रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहबाज शरीफ साहब की एक स्पेशलिटी है कि वो कौम को खुशी नहीं देखना चाहते। तो उनकी पॉलिसियां 5 साल बाद भी कोई तसलसल लाने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। हर रोज एक नई पॉलिसी होती है और शायद उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो किस वक्त क्या बयान दे रहे हैं और किस वक्त वो कौन सी पॉलिसी ला रहे हैं। अभी उन्होंने पिछले साल IMF के कहने पे कुछ गाड़ियों की ड्यूटियों में रिलैक्सेशन दी तो कौम को थोड़ा सुख का सांस आया। लेकिन साथ उन्होंने ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, अभी आप कर रहे थे, तो उन्होंने हाइब्रिड गाड़ियों पे ऐसी ड्यूटियां लगा दी कि पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ी इंपोर्ट होना बंद हो गई। अब लेकिन आज एक नई डेवलपमेंट हुई है जी कि उन्होंने 2000 सीसी से ऊपर जो गाड़ियां हैं उन पे SFED के नाम पे स्पेशल फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है आज। और वो तकरीबन आप पहले कह लें कि जो ड्यूटी थी 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पे तकरीबन 300 कुछ थी, अब वो 436% हो गई है। 360 या 70 से बढ़ के 436% हो गई। इसी तरह जब हम 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की बात करते हैं तो वहां पे उन्होंने SFED जो है वो इतनी लगाई है कि 476% ड्यूटियां इस वक्त लग चुकी हैं उस पे। जैसा कि हाफिज सज्जाद हमें बता रहे थे कि जो पहले 2000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियां हैं, अगर वहां पर पहले 360-70% टैक्स लगता था तो अब उसकी शरह बढ़ाकर 436% कर दी गई है। तकरीबन कोई कहा जाए कि 60-70% जो टैक्स की शरह है वो मज़ीद बढ़ा दी गई है। अब जब 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की बात आती है तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ हैं ये तो अमीरों की हैं, ये तो लग्जरी व्हीकल्स हैं। जो बंदा 2-3-4 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता है तो फिर उसे उतना टैक्स भी देना पड़ेगा। गाड़ियों की बात हो रही है और ये भी कहा गया है जब असेंबली फ्लोर पर गाड़ियों के हवाले से बहस होती है, मामलात ज़ेर गौर आते हैं, तो फिर जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि एक जानिब गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लानी है, हमने हाइब्रिड निज़ाम पे जाना है, और फिर गवर्नमेंट ने ही ये पॉलिसी वाज़े की थी कि आने वाले सालों में सरकार के जितने भी इदारे हैं वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे, हाइब्रिड व्हीकल्स खरीदेंगे, यानी वो पेट्रोल डीजल पे चलने वाली गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, उनको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड का जो वेरिएंट हैं, जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, उनके ऊपर 1% ड्यूटी को उठाकर उसको 18% टैक्सेस पर ले जाती है। जब ये 18% टैक्सेस लगेंगे, ऑब्वियसली कौन ख़रीदेगा इतनी महंगी गाड़ी, और फिर प्राइसेस एकदम से आसमान से बातें करेंगे। जबकि आप माहौल दोस्त व्हीकल की बात करते हैं, आपने पंजाब में ख़ासतौर पे लाहौर की बात करूं तो आपने ग्रीन बसेस चलाई हैं कि ये ई बसेस हैं और इससे माहौल दोस्त ये
मतलब इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस बजट में ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। और जैसा कि एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद, उन्होंने भी बताया कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश नहीं है। चंद रोज़ पहले हम मुख्तलिफ कार डीलर्स के शॉर्ट्स मेरी नज़रों से गुजरे और मैंने देखा कि वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है कि कारोबार तरक्की करे, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो छोटी गाड़ी बेचे या फिर बड़ी गाड़ी बेचे, उनका कंसर्न है जी कारोबार। और जब कारोबार चलता है तो फिर गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है। जितने भी टैक्सेस लगते हैं, जितना भी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होता है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट को भी उन टैक्सेस में से हिस्सा जाता है। हाफिज सज्जाद साहब, आपको सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मैं आवाज़ आ रही है आपकी। जी ठीक हो गया। हाफिज साहब, मुझे सर अब ये बताइए कि जो तीसरी बार मैं सवाल रिपीट कर रही हूँ कि बड़ी गाड़ी जो 3-4 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा वो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे देगा, तो क्या होगा सर? ये नहीं कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। और जो हमारा ऊपर वाला तबका है, एलीट क्लास कह लें, अशराफिया कह लें, उससे टैक्स लेना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप 476% टैक्स लेना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, कॉमन सेंस भी यूज की जा सकती है, बजाय इसके कि टैक्स दर टैक्स लगाने के बाद आप लोगों से रोजगार भी छीनना शुरू कर दें। देखिए, आपका एक बहुत बड़ा तबका है जो इनका रोजगार उन्हीं गाड़ियों से वाबस्ता है, तो आप 10 गाड़ियों से टैक्स क्यों नहीं लेते और एक गाड़ी से 476% टैक्स क्यों नहीं लेते? आप सोचें, अगर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे दे, ऑटोमोबाइल पॉलिसी जो है इसको लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए और फिर उसके अंदर ये बड़ी गाड़ियां पाकिस्तान में बननी शुरू हो जाए, या इंपोर्ट ही करनी है तो इंपोर्ट ज्यादा होना शुरू हो जाए। आप मुझे बताएं, 10 गाड़ियों से वो टैक्स लेना बेहतर है या एक गाड़ी से ही वो 10 गाड़ियों का टैक्स लेंगे? 10 गाड़ियां जब चलती हैं तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें उससे मिलती हैं, उनके टैक्स, उनके रजिस्ट्रेशन के पैसे, उनके टोकन टैक्स, और उस पर जो पेट्रोल यूज होता है उस पर लेवी की मद में गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा। तो बजाय इसके कि आप 10 गाड़ियों से पैसे लें, आपने तहैया किया हुआ है कि हमने कोई पॉलिसी नहीं देनी, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनानी और हमने लोगों को रोजगार नहीं देना। हमने बस एक ना, ये है सियासी इनिशिएटिव है, इसका पब्लिक से या रेवेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको एक ऐसा स्लोगन चाहिए है कि लगे कि आप अशराफिया पर टैक्स लगा रहे हैं। मुझे बताएं, आईपीपीस को, जो एक हमारा एक मरले के घर वाला एक कमरे पे जो एक गुजारा करता है, आईपीपीस को जो वो टैक्स देता है, टैक्स पे टैक्स देता है, और उसको जो प्रोटेक्टेड यूनिट आपने 200 रखे, 201 यूनिट होता है और उसकी नस्लें रुल जाती हैं, वो बेचारा घर में उसके फाके होते हैं, तो वो अशराफिया को नहीं दे रहे हैं आप घर में बैठे हुए पैसे। आईपीपीस की वक्त आपकी अशराफिया क्या जाती है? जब यही शुगर माफिया बनता है आपका एलीट क्लास, तो उस वक्त आपको ये एलीट क्लास क्यों नहीं नजर आती? फिर जब आप सीमेंट में जाते हैं, ऑटोमोबाइल में जिन लोगों को आप बेनिफिट देते हैं, उस वक्त ये अशराफिया वाला आपका प्रोपेगेंडा कहां पे जाता है? ठीक है, तो ये सर मुझे ये बताइए, जैसे कि मैं माहौल की बात कर रही हूँ कि एक तो हम लोग उन 10 बदतरीन ममालिक में शुमार हैं जिन पे मौसमियाती तब्दीली सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है। हमने सारे सरकार के इदारों में ये पॉलिसी वज़े कर दी है कि हमने आने वाले वक्त में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या हाइब्रिड गाड़ियों पे जाना है। दूसरी जानिब हमने 1% से उठा के 18% पर टैक्सेस ले गए। इस पॉलिसी की समझ आई है आपको? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, इस तरह नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ये टैक्सेस जो थे कि आ रहे हैं वो नहीं आए, गवर्नमेंट ने उस तरह से नहीं किया। हाँ, जो 2 करोड़ से ऊपर की गाड़ियां हैं उन गाड़ियों पे टैक्सेस, मतलब BMW i7 उससे मुतासिर होगी, वो उसमें मतलब एक आम आदमी को उस तरह नहीं छेड़ा गया। लेकिन बहरहाल देखें, जब एलीट क्लास इलेक्ट्रिक गाड़ियों की यूजेज करेगी तो उसका असर जो नीचे भी आता है कि एक बड़ा बंदा अगर सुबह साइकिल चलाना शुरू कर दे, जिस तरह खान साहब ने कहा था मैं साइकिल पे दफ्तर आऊंगा और जाऊंगा, तो उसका असर बहरहाल पब्लिक पे पड़ता है। तो खैर, वो एक बहुत जो अभी इलेक्ट्रिक ड्यूटियों पे इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जो ड्यूटियों में इजाफा किया वो बड़ा लिमिटेड सा है, और वो जेन्युइन आप कहें कि BMW जो i7 है वो बहुत थोड़ी या ना होने के बराबर पाकिस्तान में होगी, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आप 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियों को रोकना चाहते हैं तो उसके बदले में आप देना क्या चाहते हैं वो भी तो तहिया कर लें। और दूसरा, हाइब्रिड गाड़ियों पे पिछले साल के बजट में, बल्कि उससे पीछे 2024 में शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि आज तक दोबारा पाकिस्तान के अंदर वो हाइब्रिड गाड़ियां नहीं आई, और अब हाइब्रिड गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट भी नहीं हो सकती तकरीबन। उसकी वजह के पहले 50% उसमें जो ड्यूटीज में रिलीफ दिया गया था वो हाइब्रिड से हटा दिया गया। तो अब उसके बदले में हम जो पेट्रोल पे उसकी इंपोर्ट पे इतना बड़ा हम जो फॉरेन रेमिटेंस खर्च करते हैं, डॉलर्स की सूरत में बाहर जाता है हमारा पैसा, उसको नहीं देखते, बल्कि हमने शॉर्ट टर्म पॉलिसी अपनाई कि हमने लोकल
10 सेठों को नवाजना था, उनको नवाजने के लिए हमने कहा कि आप वहां से नट बोल्ट वाली गाड़ियां ले आए, यहाँ पे जोड़ दें, लेकिन पूरी गाड़ी नहीं आएगी। तो आज तक पाकिस्तान में वो गाड़ियां दोबारा नहीं आ सकी जो पहले आ रही थी। तो हाइब्रिड का ये मसला बना। ईवी गाड़ियों पे रिलैक्सेशन कोई नहीं है, और ईवी में पंजाब की खासतौर पे पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे BYD है 3.5 लाख रुपए में रजिस्टर्ड हो रही। वही गाड़ी जब जाती है सिंध के अंदर तो उसकी रजिस्ट्रेशन 30 से 35 हजार रुपए में हो जाती है। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं जिन्हें जब तक लॉन्ग टर्म ऑटो पॉलिसी नहीं देंगे उस वक्त तक ये मसले हल नहीं होने। हाफिज साहब, मुझे ये बताइए कि जब भी गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से कोई पॉलिसीज बनाती है, जैसे कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं आपकी एसोसिएशन के, लोगों को बुलाया जाता है, डिस्कस किया जाता है कि हम ये करने जा रहे हैं, आप लोग अपनी सजेशंस दें, क्योंकि आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, आपको बिठाया जाता है क्या साथ? बिल्कुल नहीं बिठाया जाता। और ये चंद लोग हैं जो जिस तरह IPPs में मैं बात करता हूँ कि वो 10, 12 या 15 जो सेठ हैं वही लाडले बच्चे हैं, वही खून नचोड़ते हैं और वही इस कौम की तबाही के जिम्मेदार हैं। 10, 12, 15 सेठ आप बार बार कह रहे हैं, जरा निशानदही कर दीजिए, ये कौन है? आपको पता है, देखें पिछले 40 साल में 3 यहाँ पे बिग 3 थे, टोयोटा था, सुजुकी था और होंडा था। ये इस्तेसाल करते थे। अब इनके नए बच्चे, नए लाडले बच्चे इन्होंने पैदा कर लिए हैं, वही खून नचोड़ रहे हैं आपका IPPs की सूरत में, वही शुगर में है और वही माफिया आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ गया है जो जाके रोना शुरू कर देता है कि जी देखिए हम लुट गए, हम मर गए, हम इस पे पाबंदियां लगाएं और इसको खोल दें। और गवर्नमेंट जो वो कहते हैं वो करती है, ना कि गवर्नमेंट इसमें जो आम स्टेक होल्डर है। अब 26 करोड़ आवाम एक तरफ होती है और 12 सेठ एक तरफ होती है, तो गवर्नमेंट 26 करोड़ आवाम को नहीं देखती, सिर्फ वो जो आपके वो 12 सेठ हैं वो नजर आती है। IPPs का हाल देख लें, आपको IPPs की कॉपी पेस्ट हर जगह पे नजर आएगी पॉलिसी। हाफिज सज्जाद साहब, मुझे ये बताइए कि मैं अगर गलत हूं तो मेरी तस्दीक भी कीजिएगा कि पिछले 8 से 10 सालों में जो गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं, मेरा ख्याल है कि माजी में कभी इस तरह से कीमतें नहीं बढ़ी। वो जो छोटी गाड़ी जो हर फैमिली अफोर्ड कर सकती थी, कमेटी डालती थी, सारी जिंदगी पैसे जोड़ती थी, अब तो वो भी पहुंच से बाहर हो गई है। देखिए यहाँ पे ना इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया और पाकिस्तान स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी बनाई गई, लेकिन उसने किया क्या? उसने किसी से नहीं पूछा कि ये 35 लाख का टीन डब्बा जो यहाँ पे बिक रहा है सुजुकी ऑल्टो की सूरत में, सुजुकी बोलान जो यहाँ पे 40 साल तक बिकता रहा, ये एक किसी मुहज्जम मुल्क के अंदर ये पहले तो बन नहीं सकता, और अगर बने तो इसकी प्राइस 10-12 लाख से ऊपर नहीं है। 2500, 3000, 4000 डॉलर की ये गाड़ी है जो पाकिस्तानी कौम को 12000 डॉलर में बेची जा रही है। और फिर उसके बाद आप सरकारी महकमों को देखें कि उनके अंदर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इनको आके देखता नहीं है कि किस बुनियाद पर आपने चीजों की कीमतों का तयन किया। बस मेरा दिल किया, सुबह मैंने एक गाड़ी का कीमत रखी और मैंने सुबह लॉन्च कर दी। अब पीछे 8 मिलियन की एक गाड़ी के अंदर 10 लाख रुपए उन्होंने प्राइस रिड्यूस की। हाफिज साहब, टाइम थोड़ा सा सेगमेंट का कम है, लेकिन आखिरी सवाल प्लीज शॉर्टली आंसर कीजिएगा। ये जितनी भी पाकिस्तान में लोकल असेंबल्स मौजूद हैं जो गाड़ियां खुद यहाँ पे मतलब बाहर से मंगवा के चाहे असेंबल करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, सर इनके ऊपर क्या कोई गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है प्राइसेस पे कि गाड़ी इतने की बन रही है, इतने की प्रोडक्शन हो रही है तो इतने की एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगी, या बिल्कुल ओपन हैंड है इनको? मैं आपको एक बस नाम लूंगा, आप समझिएगा कि मियां मंशा साहब जैको पाकिस्तान में लेकर आए। आपको लगता है कि क्या वो पाकिस्तान की किसी पॉलिसी को मानेंगे? और अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी और उसके सामने मियां मंशा साहब खड़े होंगे तो क्या उस पॉलिसी को कोई रोकने वाला होगा? बस ये फर्क है। मैंने नाम ले लिया, आप कह रही थी नाम ले, अब आप बात को समझें कि यहाँ पे जिस एलीट क्लास की सारी इकोनॉमी पे ग्रिप है वो एलीट क्लास नीचे कुछ आने नहीं देती। गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं कहती जब आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं और उसमें आपका ठीक ठाक प्रॉफिट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो एक गरीब आदमी के लिए भी एक सुजुकी ऑल्टो जैसी कोई गाड़ी भी है, कोई कंपटीटर आए, वो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगाती इस पे कि एक 660 सीसी या 1000 सीसी तक की गाड़ियां भी आपने बनानी है। सेट उसमें आता है जहाँ पे ये अच्छा ये ट्रेड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो करते नहीं ना, बाहर से गाड़ियां लाए, असेंबलिंग की और लाकर कर दिया, और जो भाई पूरी गाड़ी आती है उस इंपोर्ट पे आपको क्या तकलीफ होती है? क्योंकि वहां पे कोई मोनोपोली नहीं है, कोई ब्लैकमेलर नहीं है। ठीक है हाफिज सज्जाद साहब, एक नाम तो आपने ले दिया है, 11 नाम रह गए हैं और कहीं ना कहीं सभी देखने वाले समझते हैं और दोबारा भी आपको तकलीफ देंगे और उन 11 नामों को भी जांचने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से हैं जो राज कर रहे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे।